दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश की आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 129वां जन्म दिवस है। आज राष्ट्र उनको याद कर रहा है और इसी के साथ उनकी कुर्बानियों को भी याद किया जा रहा है। दोस्तों, उनके जीवन के बारे में, उनके छुए अनछुए जीवन के रहस्यों के बारे में तमाम लिखा पढ़ा गया है और लोग जानते भी हैं और हर जगह उपलब्ध भी है। आज बात करेंगे कुछ विशेष प्रश्नों पर जिनका उत्तर आज तक नहीं हासिल हो पाया, जिन प्रश्नों को बारे में देश की आम जनता को अंधेरे में रखा गया। कुल मिलाकर के क्या देश की जनता को धोखा दिया गया? क्या आज़ादी 1947 के बजाय 1945 में ही मिल जाती? क्या देश की शासन व्यवस्था दूसरी होती? और क्या अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या गांधी जी और नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को धोखा दिया? क्या सुभाष चंद्र बोस को धोखा देकर के गांधी और नेहरू ने इस देश को धोखा दिया? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी उसके पहले जो भी आईएनए थी रास बिहारी बोस की, उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। नेताजी ने जब देश से बाहर 1941 में वो देश छोड़कर चले गए, एक छुपा करके किसी तरह से, वो अलग अलग स्टोरी है। 1943 अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में उन्होंने आईएनए की पहले कमान ली और फिर अक्टूबर 1943 में सिंगापुर से रह करके उन्होंने स्वतंत्र आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद फौज तो बनाई, आईएनए बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, और भारत की आज़ादी की घोषणा की देश से बाहर रह करके। उसको कहते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल। देश से बाहर रह करके उन्होंने देश की आज़ादी की घोषणा की। और इतना ही नहीं, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है कि उन्होंने एक आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, बाद में वो देश से ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई लड़े, ब्रिटिश सेना से, और अंडमान निकोबार पर उनका कब्जा भी था। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हिस्सों पर उनका कब्जा हुआ था। ये बात है 1945 वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद। अब क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं, जापान पर बम गिर गया, परमाणु बम गिरा दिया गया, जापान ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी हार गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जहां से सपोर्ट मिलता था वो बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर बात बताऊं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रह कर के गवर्नमेंट इन एग्जाइल, भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी, उसके गठन की। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल था, उसको 11 देशों ने राजनयिक मान्यता दी थी, रिकॉग्नाइज किया था, रिकॉग्निशन एक्सटेंड किया था। 11 देशों ने उस सरकार को भारत सरकार के रूप में मान्यता दी थी। यह बहुत बड़ी बात है। अब आता हूं मैं दूसरी पॉइंट पर। जब सरेंडर हो गया, जापान जर्मनी हार गया, एक्सिस पावर हार गई, अलाइड पावर्स की विक्ट्री हो गई, जीत गई, तो आईएनए के सोल्जर्स भी हार गए, एक तरह से लड़ाई उनके हाथ से निकल गई, नेताजी गायब हो गए। अब देखिए कि तमाम इन कहानियों के बीच में जो एक बहुत लंबी स्टोरी को मैं नहीं ले जाना चाहता, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडियन आर्मी, जो इंडियन नेशनल आईएनए के आज़ाद हिंद फौज के 3 कमांडर्स, सहगल, शाहनवाज सहगल और ढिल्लन, ये 3 लोग थे, कमांडर थे, जिनका तमाम आज़ाद हिंद फौज के तमाम सैनिकों के साथ इन पर एक मुकदमा चलाया गया देशद्रोह का, राजद्रोह का और ट्रेटर, गद्दार के रूप में, कि ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना के ये गद्दार हैं। इस गद्दार के तौर पर उनको देश के लाल किले से उनका ट्रायल शुरू हुआ, उन पर मुकदमा चलाया गया। आवाज, नारा उठा, लाल किले से उठी आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। बात यह है कि जब ट्रायल शुरू हुआ, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको ब्रिटिश सरकार में तो फांसी ही होती थी,
तो मुकदमा लगा करके उन पर जब मुकदमा चलाया जाने लगा और धीरे धीरे जनमत, अब देखिए यहीं पर एक बात आपको रोकना चाहूँगा कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। जितना इतिहास में हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि कभी भी आम जनता को सही सूचना नहीं दी गई। इतिहासकारों ने जितनी बड़ी नाइंसाफी की है इस देश की जनता के साथ, उसने तो शायद किसी ने नहीं किया। इतिहासकारों ने कभी भी आम जनता तक सही बात नहीं पहुंचाई। हमेशा वो पक्षपाती रहे, बायस्ड रहे, उनके पहले से ही पूर्वाग्रही रहे, चाहे वो जातिगत पूर्वाग्रह हो या कुछ और पूर्वाग्रह रहा। हुआ ये कि जब सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों का ट्रायल शुरू हुआ, जब उन पर मुकदमा शुरू हुआ राजद्रोह का, तो धीरे धीरे जनमत, सिंपैथी, हमदर्दी इन तीनों कमांडरों के पक्ष में बनने लगा। यहां पर मैंने उल्लेख किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। उसके पक्ष में देश में कोई जनमत नहीं था जब सहगल, शाहनवाज और ढिल्लन का ट्रायल शुरू हुआ। अब जब के मुकदमा चलने लगा और आम जो खबरें आने लगी, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी को प्रतिबंधित किया कि वो ट्रायल की खबरें ना दे रेडियो पर। इसके बाद भी जो खबरें छन छन के आने लगी, भारत में जनता और खासतौर से युवाओं का भावनात्मक प्रतिक्रिया विकराल होने लगी। लोगों में गुस्सा भड़कने लगा और सहगल, शाहनवाज, भुट्टो के पक्ष में पूरे देश में हमदर्दी की एक लहर चल पड़ी। युवाओं में गुस्सा आ गया और आम जनता में गुस्सा आने लगा। जैसे जैसे ट्रायल बढ़ता गया, लोगों में रोष बढ़ता गया, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। गांधी और नेहरू, जो कि सुभाष चंद्र बोस के धुर विरोधी थे, जो आजाद हिंद फौज के धुर विरोधी थे, जो आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के धुर विरोधी थे, वे मजबूर हुए सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों का साथ देने के लिए। वो ढिल्लों का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हुए। सोचिए आप, नेहरू काला कोट पहन लिए सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते करते, लेकिन जब जन आक्रोश के सामने झुकना पड़ा कांग्रेस को और नेहरू ने वकील का चोंगा धारण किया और उस 11 वकीलों की टीम में शामिल हुए, देश की जनता को ये दिखाने के लिए कि हम सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नहीं हैं, हम सहगल, शाहनवाज, भुट्टो के खिलाफ, शाहनवाज के और ढिल्लन के खिलाफ नहीं हैं, हम इन सैनिकों के साथ हैं। आते हैं थोड़ी बात में। जनाक्रोश का परिणाम ये हुआ कि इंडियन रॉयल नेवी, जो नेवी थी, नौसेना अंग्रेजों की, वहां बॉम्बे में विद्रोह हो गया। छोटी मोटी बातों के लिए विद्रोह शुरू हुआ और जो गुस्सा पहले से भड़का हुआ था उसमें चिंगारी लग गई आईएनए ट्रायल से और विद्रोह हो गया नेवी में। उसके बाद जबलपुर की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिट में विद्रोह हुआ और धीरे धीरे भारत की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो अंग्रेजी सरकार में सैनिक थे, उनके अंदर भी गुस्सा पनपने लगा। पहले मैं उसमें बाद में आता हूं, पहले दूसरी बात कर लेता हूं। अब जब भारत के अंदर तमाम वर्गों के लोगों को में गुस्सा बढ़ने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा और जिस भारत उस दौर में आ चुका था जब पाकिस्तान की मांग हो चुकी थी, भारत में सांप्रदायिक बंटवारा एक तरह से अपने चरम पर था, उस टाइम पर आईएनए के इन महान सैनिकों पर जो मुकदमे चलाए गए, उन्होंने फिर से देश की जनता को जोड़ दिया। सहगल, शाहनवाज और ढिल्लन के ट्रायल में एक हिंदू थे, एक सिख थे, एक मुसलमान थे। तीनों कमांडर्स के ट्रायल के लिए सभी वर्गों के लोग एक साथ खड़े हो गए और लाल किले के बाहर ट्रायल के दौरान भारी भीड़ जमा होने लगी, जन आक्रोश होने लगे, आवाजें उठने लगी कि लाल किले से उठी आवाज सहगल, शाहनवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज।
ये नारा बन गया। और यहाँ तक कि भारत के तमाम हिस्सों में, तमाम प्रदेशों में सड़कों पर जनता निकल आती थी और इस तरह से स्लोगन दिए जाते थे, नारे दिए जाते थे। ब्रिटिश सरकार अंदर से हिल गई। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार 42 के आंदोलन से नहीं, सहगल शाहनवाज ढिल्लों के ट्रायल के दौरान, मुकदमे के दौरान उमड़े जन आक्रोश और जन हमदर्दी के कारण हिल गई। आप देखिए, जाने माने वकील भूलाभाई देसाई केस लड़ने आए, वो बहुत ही बीमार अवस्था में थे, यहाँ तक कि खड़े होकर के बहस करने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया था। उसके बाद वो बॉम्बे से दिल्ली आए, रेड फोर्ट में उन्होंने सैनिकों का मुकदमा लड़ा, बहादुर क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ा उन्होंने। और अब यहाँ पर दुखी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही या ट्रेटर्स नहीं है, ये ट्रेटर्स नहीं, देश के गद्दार नहीं है, ब्रिटिश आर्मी के गद्दार नहीं है, इन पर वो मुकदमा बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ये एक निर्वासित सरकार के सेना के, वैधानिक सेना के कमांडर्स हैं, ये किसी देश की सेना के कमांडर्स हैं, इसलिए ये युद्धबंदी हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं करार दिया जा सकता इनको। इन पर युद्धबंदी के नियम लगेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो एज पर द इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशंस। इस पॉइंट पर भूलाभाई देसाई ने वो मुकदमा लड़ा। जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। भूलाभाई देसाई ने और बहस के दौरान तमाम पॉइंट्स उठाने के बावजूद के अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल घोषित किया था, वो एक निर्वासित सरकार है और एक, कहने का मतलब है कि एक विधिवत सरकार है और जिसको 11 देशों ने मान्यता प्रदान की हुई है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व की सरकार को दुनिया के 11 देशों ने मान्यता प्रदान की हुई है और उस सरकार की सेना के ये कमांडर्स हैं। तो ये युद्धबंदी हुए, ये प्रिजनर ऑफ वॉर हुए, ये गद्दार नहीं है, ये ट्रेटर नहीं है। इनके ऊपर गद्दारी का, ट्रेटर होने का मुकदमा नहीं चलेगा, विद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, विद्रोही करार नहीं दिया जा सकता कि इन्होंने अपनी सेना के साथ गद्दारी की है। ये किसी सेना के कमांडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही इनके साथ बर्ताव होना चाहिए। इनको किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। आप क्या समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से इन दलीलों को मान जाती? ब्रिटिश हुकूमत इन दलीलों को मान जाती? लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये सूचना आने लगी अंदर से कि देश में बहुत बड़ा जन आक्रोश और उबाल आ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि इनको पूरे जीवन के लिए डिपोर्टेशन, मतलब यहाँ से हटा दिया जाए, दिल्ली से दूर कर दिया जाए, ये उनको सजा दी गई। फांसी की सजा उनको नहीं दी गई और ये भी जो सजा दी गई वो कार्यान्वित नहीं की गई। भारत की ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने अपनी ब्रिटिश सरकार को सूचित किया कि बहुत बड़ा जन विद्रोह का माहौल बन रहा है, बहुत बड़ा जन आक्रोश का माहौल बन चुका है। यह किसी भी तरह बहुत बड़ा जोखिम होगा अगर इनको, इन तीनों कमांडर्स को कोई सजा दी जाती है तो। ब्रिटिश सरकार पर कितना दबाव पड़ा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी उनको डिपोर्टेशन फॉर लाइफ का जो सजा दिया था उसको भी लागू नहीं किया, उस सजा को भी लागू नहीं किया और तीनों कमांडर्स को कोई सजा नहीं दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार पर जन आक्रोश का, जन विद्रोह का भारत के अंदर कितना दबाव रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस
गवर्नमेंट इन एग्जाइल, निर्वासित सरकार को 11 अन्य देशों ने मान्यता प्रदान की थी। उस निर्वासित सरकार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व की उस निर्वासित सरकार को के सैनिक अफसरों को सजा न दे करके क्या ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता नहीं प्रदान कर दी? जब भूलाभाई देसाई साहब की दलीलों को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्वीकार नहीं कर लिया, जब भूलाभाई देसाई ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इनको प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाए, इनके साथ प्रिजनर ऑफ वॉर जैसा ही बर्ताव किया जाए, इन्हें गद्दार जैसा नहीं, और वही ब्रिटिश सरकार को करना पड़ा। चाहे भले ही भारत में जन आक्रोश के दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के निर्वासित सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। ये बात बिल्कुल साफ है। अब देखिए, यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू होती है, यहीं से भूमिका आती है कांग्रेस की, यहीं से भूमिका आती है गांधी और नेहरू की। अब हुआ क्या कि 42 के आंदोलन के फ्लॉप हो जाने के बाद, पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद, निष्प्रभावी हो जाने के बाद, एक तरह से सुभाष चंद्र जो ये ट्रायल शुरू हुआ सहगल शाहनवाज और ढिल्लन पर, जो मुकदमा लाल किले पर प्रारंभ हुआ, जिसकी जो आम चर्चा हुई और देश में जो उबाल आया, जो प्रतिरोध की भावना आई, जो जनाक्रोश पैदा हुआ, उसमें कांग्रेस कहीं खो गई। हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक साथ खड़े हो गए इन तीनों कमांडर्स के पक्ष में। जाहिर है, जिसकी सेना के कमांडर थे उनका नाम सबसे ऊपर हो गया। हर जगह सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा होने लगी। सारा इनका कराधरा पीछे हो गया। जन उबाल, जन आक्रोश, जो सेना में जो उत्तेजना थी, आम जनता में जो उत्तेजना थी, खासतौर से युवाओं में जो उत्तेजना थी, वहां पर हर जगह, हर जबान पे सुभाष चंद्र बोस आ गए। अब यहां पर क्या बात होती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1939 में 2-2.5 लाख सैनिकों से जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, तो ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों की भर्ती बहुत बेइंतहा की गई। और जब 45 से 1945-46 में जब ये सहगल शाहनवाज और ढिल्लन का ट्रायल हो रहा था, तब ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या थी 25 लाख। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। आप सोचिए, तमाम उन्होंने खुला भारतीयों को भर्ती किया, क्योंकि सिर्फ भारत में ही वो नहीं लड़ रहे थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग तमाम देश से बाहर भी 7-8 जगह पे उनकी सेनाएं लड़ रही थी, तो उनको भी भेजा था, इंडियंस को भी भेजा था वहाँ पर। तो कुल करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के आसपास की भारत की सेना थी, भारतीयों की सेना थी वहाँ पे, मतलब ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर भारतीय थे। अब कहानी ये शुरू होती है कि जो देश में हो रहा था, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में जनमत बन रहा था, जिस तरह से देश में उबाल आ रहा था, जिस तरह से उत्तेजना पैदा हो रही थी, इंडियन नेशनल आर्मी के पक्ष में, आजाद हिंद फौज के पक्ष में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 25 लाख सैनिकों में भी उबाल आना शुरू हो गया। धीरे धीरे खबर आने लगी ब्रिटिश सरकार को कि ये 25 लाख सैनिक अब विद्रोह की स्थिति में पहुंच रहे हैं, इनके अंदर गुस्सा उबाल कर रहा है, अब विद्रोह को मतलब चिंगारी मिलने की जरूरत है। धीरे धीरे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपने अफसरों को और कमांडर्स को, गवर्नर जनरल को सूचित किया कि अगर 25 लाख ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 25 लाख भारतीय मूल के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आपको बताता चलूं कि ऑफिसर्स ज्यादातर ब्रिटिश ही होते थे, लेकिन सोल्जर्स सब इंडियंस होते थे, भारतीय लोग होते थे।
उन्हें डर सताने लगा, उन्हें लगने लगा कि जो खबरें आ रही हैं ये विद्रोह की स्थिति बन रही है, और 25 लाख भारतीय सैनिकों ने अगर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। उन्होंने पूरी कल्पना कर ली कि अगर 25 लाख भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो ब्रिटिश एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा भारत में। एक तो ये हो गया, 25 लाख सैनिक बहुत होते हैं उस टाइम पर। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर 25 लाख सैनिक विद्रोह कर देंगे तो किसके नेतृत्व में करेंगे? सुभाष चंद्र बोस के। अगर जो विद्रोह की स्थिति बन रही है तो विद्रोह देश में हुआ तो उसका नेतृत्व किसको होगा? हो यही रहा था। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स में इस तरह के विमर्श चलने लगे, बातचीत चलने लगी कि हाँ विद्रोह किया करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया जाएगा देश की बागडोर संभालने के लिए। अब यहीं से ब्रिटिश सरकार के बीच घबराहट शुरू हो गई कि अगर जिस समय विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी एक जगह और घबराहट शुरू हो गई इन खबरों से। ये घबराहट शुरू हो गई कांग्रेस के खेमे में, नेहरू और गांधी के खेमे में। गांधी और नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं में घबराहट स्वाभाविक था। पूरा उन्हें लगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आ गए तो सीधे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। सुभाष चंद्र बोस देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। नेहरू का पत्ता साफ, कांग्रेस का पत्ता साफ। अब पूरे देश में वन मैन शो हो गया। जिस तरह से जनाक्रोश उभरा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। एक अलग कहानी है और उसी का परिणाम हुआ कि कांग्रेस के लीडर्स गांधी, नेहरू और अन्य नेता अंग्रेजों के साथ बैठ करके उन्होंने अंग्रेजों को ये समझाया और अंग्रेज समझ भी गए। क्या समझाया? कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो अगर सैनिकों में अगर विद्रोह हुआ तो पहली बात तो एक अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा, दूसरी बात सुभाष चंद्र बोस आकर के यहां सरकार बना लेंगे और सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर रास्ता किधर है? तब गांधी, नेहरू ने कहा कि आप हमें पावर ट्रांसफर कीजिए, आप हमें कांग्रेस को जितनी जल्दी हो सके आप पावर ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो अगर सैनिकों में विद्रोह हुआ तो सुभाष चंद्र बोस यहां आकर के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। ये अंदर खाने इस तरह की बातचीत शुरू हो गई कांग्रेस में और ब्रिटिशर्स ने बात को समझ लिया कि बेहतर है कि सुभाष चंद्र बोस आकर के यहाँ पर कब्जा करें, यहाँ पर देश के राष्ट्रपति बने और हमें मार के भगाएं। इससे बेहतर है कि सत्ता की बागडोर कांग्रेस को दी जाए, गांधी और नेहरू को दी जाए। ये बहुत बड़ा खेल खेला गया सुभाष चंद्र बोस को रास्ते से हटाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की सत्ता यहाँ कायम न हो जाए इससे रोकने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को किसी भी प्रकार से देश में न घुसने देने के लिए। इस रणनीति के तहत अंग्रेजों ने घोषणा करना शुरू कर दिया, अब ये मिशन वो मिशन, किसी तरह से कि हम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर मुस्लिम लीग से तनातनी शुरू हो गई। अच्छा, इस बात से मुस्लिम लीग को भी घबराहट हो गई कि अगर जिन्ना ने भी यही बात सोचना शुरू किया, यहाँ पर कांग्रेस और जिन्ना दोनों एक हो गए। जिन्ना ने भी यही सोचना शुरू किया कि अगर सुभाष चंद्र बोस आ गए तब क्या होगा, तो जिन्ना की सारी अब तक का जो उन्होंने करा धरा था वो सब बेकार चला जाएगा, कोई मुस्लिम लीग को कोई पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। ये सच्चाई जिन्ना ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि अगर हमें नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस से डील करना होता, बातचीत करनी होती, तो पाकिस्तान कभी नहीं बन पाता। और साफ है उनके सुभाष चंद्र बोस के सामने तो देश के बंटवारे की नाम लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के सामने
जिन्ना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो देश की बंटवारे की बात करते, या कोई और भी, वो देश की बंटवारे की बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो जिन्ना को भी घबराहट हो। यहां पे देखिए, जिन्ना और नेहरू एक हो गए। यहां पर सुभाष चंद्र बोस को धोखा देने और रोकने के सवाल पर जिन्ना और नेहरू गांधी एक हो गए, और अंत में ब्रिटिश लोगों से साठगांठ हुई, पावर ट्रांसफर की बात हुई, और जो कहा जाता है कि जिंदा या मुर्दा मिलने पर सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर करने की बात हुई। तमाम संधियों पे सिग्नेचर हुए, कुछ सामने कुछ पीछे, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को रोका गया, और इस तरह से माहौल बनाया गया कि बस अब आज़ादी मिल जाएगी, बस मिलने वाली है, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए, लोगों में भरोसा कायम हो जाए कि अब तो आज़ादी मिल जाएगी। सुभाष चंद्र बोस से ध्यान हटाने के लिए तमाम तिकड़म किए गए, तमाम साजिशें की गई कि किसी तरह से माहौल बदले और ये ट्रायल वाली बात खत्म हो और पावर ट्रांसफर हो, ये हो वो हो। आप देखेंगे पूरा नेगोशिएशन हुआ। तो हमारी आज़ादी अगर गांधी नेहरू ने नहीं किया होता कुछ, तो जो स्वतः सेल्फ इंस्पायर्ड रिवेलियन था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 25 लाख सैनिकों का, तो देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार बनती, और 1945 में 47 तक आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब बंटवारे की लेट तो इसलिए हुआ कि बंटवारा तो हो जाता पहले ही। गांधी नेहरू ने जो नेगोशिएट किया वो तो आज़ादी पहले करते, लेकिन अब लीग की बात आ रही थी, मुस्लिम लीग तैयार नहीं हो रहा था, तमाम जगह डिफरेंसेस थे। लेकिन बोस आते तो लीग तो खत्म हो जाता ऐसे ही, जिन्ना तो कहीं निकल लेते। जिन्ना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोस के सामने खड़े होकर के वो देश के बंटवारे की बात करते। तो इस तरह से इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया, इतिहासकार भी बिक गए। और जब गांधी नेहरू की सरकार बन गई तो इतिहासकार भी क्या थे, उन्होंने सब सरकार के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने सरकार के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, कोई किसी देश का एम्बेसडर बन गया, किसी को मंत्री पद मिल गया, किसी को एमपी एमएलए का टिकट मिल गया, सब कहीं न कहीं खुश होकर के। लेकिन किया उन्होंने क्या, देश का नुकसान किया, देश के साथ धोखा दिया। और धोखा देने वाले सिर्फ वो नहीं थे, सबसे बड़ा धोखा नेहरू ने दिया, गांधी जी के नेतृत्व में दिया। गांधी जी का योगदान सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर उनका रोल कहीं न कहीं संदेहास्पद है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए वो स्वयं सामने आ गए थे और कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जीत हमारी हार होगी। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने उनके कैंडिडेट को हरा दिया था। वो तब से गांधी जी उनसे नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपना रास्ता अलग किया हुआ था। तो ये बहुत बड़ा धोखा था देश के साथ, नहीं तो आज़ादी भी 1945 में मिल जाती और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी सरकार बनती जो बहुत ही शक्तिशाली होती। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।